हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का अगला चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर है बायो का ये 8th चैप्टर है। पूरे सीरीज का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो अब तक हो चुके हैं उन सभी को मिलाते हुए ये 24th चैप्टर है, लेकिन बायोलॉजी का ये 8th चैप्टर है। ये चैप्टर है हमारा अलैंगिक और मानव प्रजनन, एसेक्सुअल एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये चैप्टर हमें क्लास 10th में और 12th में पढ़ना होता है। हम लोग इस चैप्टर में टोटल 150 MCQs कवर करेंगे और ये चैप्टर मैं अब तक लेकर के आऊँगा 5 पार्ट्स में। टोटल 5 पार्ट्स आएंगे इसमें, ये पार्ट 1 है। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर कर लेंगे। हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से कवर हो जाएगा इस चैप्टर के साथ। मैंने अब तक आपको इसमें करवा दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा चल रहा है। तो बायो के अंदर मैंने यही चैप्टर्स अब तक करवाया है। 7 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, 8th चैप्टर ये चल रहा है और टोटल 8 चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। तो ये सारे ही चैप्टर्स बायो के या फिर जो भी मैंने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के अपलोड कर दिए हैं, अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। कंप्लीट साइंस करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, एनसीईआरटी कंप्लीट साइंस करके आपको सारे ही चैप्टर्स उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर के पहले सवाल से। पहला सवाल है, जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे हम हैं, आप है या फिर किसी भी जीव जंतु के लिए, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उस जीव जंतु का लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। अब जो लाइफ स्पैन है इसके अंदर देखो 3 फेजेज आते हैं। बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। इसके अंदर 3 फेजेज आते हैं। जुवेनाइल फेज जिसे हम लोग किशोर अवस्था बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज जनन अवस्था, उसके बाद सेनेसेंट फेज यानी कि वृद्ध अवस्था, यानी जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसके जो शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स है वो सब सही से काम नहीं करता है, धीरे धीरे वो सब एक्सपायर होने लगते हैं। उस फेज को हम बोलते हैं सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है? अब ऐसा तो होता नहीं है कि जन्म लेने के साथ उसके अंदर ये काबिलियत आ जाए कि वो बच्चे पैदा करना स्टार्ट कर दे। जन्म लेने के बाद वो ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद एक स्टेज पे पहुंचता है जिसके बाद से रिप्रोडक्शन वो कर सकता है। जैसे हम लोग अपने बारे में बात करें, ह्यूमन के बारे में, कि एक प्यूबर्टी स्टेज होता है जिसके बाद प्रजनन कर सकता है ह्यूमन। लेकिन उससे पहले का जो टाइम होता है जन्म तक, उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। प्यूबर्टी के बाद एंटर कर जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज में। इस वाले फेज में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। और उसके बाद आता है सेनेसेंट फेज, और सेनेसेंट फेज के बाद नेचुरल डेथ। तो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है मे फ्लाई के पास, मे मक्खी के पास 1 दिन, इसीलिए इसे 1 डे इंसेक्ट कहते हैं। और लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है कछुए के पास, टॉर्टोइज के पास 300 से 400 साल। अब है इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के पास शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है? यह है मे मक्खी के पास। 1 डे इंसेक्ट इनमें से किसे कहा जाता है? 1 डे इंसेक्ट कहा जाता है मे फ्लाई को, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन है वो है 1 दिन। अगला है, इनमें से किसके पास लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है? यह है कछुआ के पास, टॉर्टोइज। अगला है, इनमें से कौन एक एसेंशियल प्रोसेस नहीं है किसी लिविंग के लिए अगर उसे इस दुनिया में सरवाइव करना है तो? कोई भी जीव जंतु अगर इस दुनिया में रहना चाहता है, जीना चाहता है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है, एक्सक्रीशन जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना प्रजनन किए, बिना जनन किए भी जिंदा रह सकता है। रिप्रोडक्शन जरूरी है, जनन जरूरी है अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए, ना कि सरवाइव करने के लिए। जो जीव जंतु जन्म लेते हैं वो मरते भी हैं, तो अगर जनन की क्रियाएं ना करें तो धीरे धीरे सारे के सारे जीव जंतु मर जाएंगे, जनसंख्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए जनसंख्या को बनाए रखना है तो प्रजनन तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ना कि सरवाइव करने के लिए। लेकिन ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे तो एसेंशियल है, इन सब के बिना जीव मर जाएंगे। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है? तो जो 5 नंबर में आपने सवाल देखा, ये वही सवाल है, कहने का तरीका अलग है। तो ये हो जाएगा हमारा रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। मतलब इनमें से जो प्रजनन है इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी में प्रजनन नहीं हो रहा है तो उसके पास लाइफ नहीं है, जिंदा नहीं रह पाएगा वो, या फिर
अगर लाइफ है, जिंदगी है, तो प्रजनन करना ही पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। अगला सवाल है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान को, अपने जैसे जीव को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जनन या फिर प्रजनन, जिसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन में यही तो होता है, कोई जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है। अगला है, इनमें से कौन रिप्रोडक्टिव मेथड्स है जीवों के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर? दो मेथड्स आपको पता होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो इनमें से ए और बी दोनों हो जाएगा, आंसर सी। एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ये अंतर आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पहला अंतर देखो, एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल होता है जबकि सेक्सुअल बाईपेरेंटल होता है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी एक जीव का जरूरत होता है, जबकि सेक्सुअल में दो जीव चाहिए, वो भी विपरीत लिंग वाले, अपोजिट सेक्स वाले। जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन में मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, तब जाकर के एक नया संतान उत्पन्न होता है। तो ये हो गया सेक्सुअल। एसेक्सुअल में ऐसा नहीं है, एक अमीबा खुद को डिवाइड करके दो अमीबे प्रोड्यूस करता है, ये हो गया सेक्सुअल, क्योंकि एक ही अमीबा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये यूनिपेरेंटल होता है जबकि सेक्सुअल बाईपेरेंटल होता है। उसके बाद एसेक्सुअल में कोई गैमिट नहीं बनता है, कोई युग्मक नहीं बनता है, जबकि सेक्सुअल वाले में गैमिट्स बनते हैं। मेल अपना गैमिट बनाएगा, फीमेल अपना गैमिट बनाती है, और ये दोनों मिल करके एक नया संतान उत्पन्न करते हैं। और मेल गैमिट फीमेल गैमिट जब आपस में मिलते हैं तब उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सेक्सुअल वाले में गैमिट्स बनते हैं तो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, और एसेक्सुअल वाले में तो गैमिट बनते नहीं है, इसीलिए इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद एसेक्सुअल में केवल समसूत्री विभाजन होता है, केवल माइटोटिक डिवीजन होता है, जबकि सेक्सुअल में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों तरह के विभाजन होते हैं। हम लोग आगे आने वाले पार्ट्स में इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। अगला देखो, एक इम्पॉर्टेंट और डिफरेंस है कि एसेक्सुअल में क्लोन फॉर्मेशन होता है, यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल संतान उत्पन्न होते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं इससे, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि जीन के लेवल पर एक समान होते हैं। लेकिन सेक्सुअल में ऐसा नहीं है, इसमें वेरिएशन होता है, कुछ न कुछ वेरिएशन आपको जरूर दिखेगा। जैसे आप हैं, आपके माता पिता हैं, आप में, आपके पिता में कुछ न कुछ अंतर तो जरूर होगा, चाहे हाइट का हो, चाहे कलर का हो, किसी भी तरीके से कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा, वेरिएशन जरूर होगा। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है, एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। एसेक्सुअल में 100% कॉपी हो जाता है। आप देख ही रहे हो, क्लोन बोलते हैं, क्लोन तब बोलते हैं जब जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जीन के लेवल पर एक समान, और वेरिएशन जरूरी है इवोल्यूशन के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते हैं, एसेक्सुअल में नहीं होते हैं। अगला सवाल है, किस टाइप के रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन होता है? तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल में तो वेरिएशन होता ही नहीं है। और यहाँ देखो, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप है। अगला है, इनमें से कौन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, एक फीचर नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? हम लोगों ने देखा कि अलैंगिक जनन ये एकल जनक होता है, यूनिपेरेंटल होता है, साथ में इसमें कोई गैमिट नहीं बनता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और इसमें क्लोन बनता है। क्योंकि एसेक्सुअली जो बच्चे रिप्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे एक समान होते हैं, क्लोन्स होते हैं, तो यहाँ पर क्लोन बनता है। हमारा आंसर इसमें बी हो जाएगा, बाई पेरेंटल, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर नहीं है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग इस पार्ट में खत्म करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई सारे मेथड्स हैं, मेनली हमें पढ़ने हैं 6 मेथड्स, जिसमें पहला है फिजन। और जो आप नीचे देख रहे हो ना, ये सारे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ स्पैरोगैरा, प्लेनेरिया। तो ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो भी सवाल है इस वीडियो में सारे के सारे इस स्लाइड से है। तो यहाँ से आप एक साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स और उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से ध्यान में रख पाओगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख रहे हो, उदाहरण देख रहे हो, सारे के सारे क्लास 10th के NCERT पे आधारित है, ठीक है, क्लास 12th पे आधारित नहीं है ये सारे एग्जाम्पल्स। जैसे देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है फिजन के 2 टाइप्स, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर होता है, लिशमेनिया के अंदर होता है, पैरामीशियम के अंदर होता है, जबकि मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। लेकिन मल्टीपल फिजन अमीबा के अंदर भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ बाइनरी फिजन में लिखा हुआ है
क्योंकि क्लास 10th में आपको सिर्फ बाइनरी फिजन के अंदर ही अमीबा को दिखाया गया है, और आपसे एग्जाम में अगर पूछे भी अमीबा के अंदर क्या होता है तो आप बोलेंगे बाइनरी फिजन। लेकिन क्लास 12th के अकॉर्डिंग इसमें मल्टीपल फिजन भी होता है, तो आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है, या फिर सिंपल सा मैं बोलूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल बस आप उसको रट लेना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ देखो मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम के अंदर, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है, राइट। उसके बाद लिशमेनिया, यहाँ देखो लिशमेनिया, लिशमेनिया के अंदर बाइनरी फिजन होता है और इसके कारण कालाजर होता है। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन ये होता है स्पायरोगैरा के अंदर। उसके बाद रीजनरेशन, ये है प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर। बडिंग, बडिंग मेथड से प्रोड्यूस करता है हाइड्रा और ईस्ट। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ स्पोर फॉर्मेशन में आप याद रखेंगे राइजोपस, जिसे हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। और एक और एग्जाम्पल आप याद रखो पेनिसिलियम, राइजोपस और पेनिसिलियम ये दोनों कवक है, फंजाई है, और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन मेथड से। इसके बाद एक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन यानी कि प्रोड्यूस करना, प्रोपेगेट करना, और वेजिटेटिव यानी कि प्लांट। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता यह है कि जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया, इनसे नया प्लांट ग्रो होता है। अगर नया प्लांट ग्रो खुद से हो रहा है तो वो हो जाएगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर आर्टिफिशियल तरीके से यानी हम लोग ह्यूमन करवा रहा है तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे डहलिया का प्लांट, आपको ध्यान में रखना है, रूट वाले में देखो डहलिया और स्वीट पोटैटो लिखा हुआ है। डहलिया का जो प्लांट होता है उसका जो रूट होगा उनसे एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है। उसके बाद स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो ये रूट है, और एक स्वीट पोटैटो के पास ये काबिलियत है कि एक नया प्लांट को जन्म दे सकता है। ऐसे ही देखो स्टेम्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है पोटैटो, ओनियन, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, तो ये सारे के सारे तने हैं, सारे के सारे स्टेम्स हैं। अच्छे से ध्यान में रखना ये चीज, ये सारे ही स्टेम्स हैं। तो एक प्याज जो कि एक स्टेम है उसको अगर आप मिट्टी में डाल दो और देखभाल करो अच्छे से, सुटेबल कंडीशंस उसको प्रोवाइड होने चाहिए, तो वहां से एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ऐसे ही लीव्स में देख लो ब्रायोफाइलम और बिग्नोनिया। ब्रायोफाइलम का आप आगे पिक्चर देखोगे कि ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती है उस पर छोटे छोटे प्लांट उग जाते हैं, वही प्लांट फिर टूट जाएंगे, मिट्टी में गिर जाएंगे और वहाँ पे एक नया प्लांट जन्म ले लेगा। तो ये सब अगर अपने से हो रहा है तो ये हो जाएगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और आर्टिफिशियल में देख लो कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया। तो आने वाले जो भी सवाल है ये इसी स्लाइड पे बेस्ड है, तो इस स्लाइड को पॉज करके आप अच्छे से एक बार देख लो। अब यहाँ देख लो हिंदी में है, अलैंगिक प्रजनन के भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि विखंडन, विखंडन के दो प्रकार होते हैं, द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन के द्वारा जनन करते हैं अमीबा, लिशमेनिया जिसके कारण कालाजर होता है, पैरामीसियम। बहुविखंडन के द्वारा जनन करते हैं प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया होता है। खंडन के द्वारा स्पायरोगैरा, ये एक एल्गी है। उसके बाद पुनर्जनन के द्वारा प्लेनेरिया और हाइड्रा। मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा और खमीर, यहाँ देख लो हाइड्रा यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन दोनों विधियों से प्रजनन कर सकता है। उसके बाद बीजाणु समासंग के द्वारा राइजोपस और पेनिसिलियम आपको ध्यान में रखना है। कायिक प्रवर्धन देख लो, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन में पौधे के जो कायिक भाग होते हैं जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, इनसे एक नया पौधा जन्म लेता है। तो अगर खुद से जन्म ले रहा है तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, अगर कोई मनुष्य करवा रहा है तो वो हो जाएगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन हम लोग जड़ से करवा सकते हैं। इसी तरह से तना में देख लो आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन, अदरक, ये सारे के सारे तने हैं, और इन सब से अगर इसे मिट्टी में डाल दिया जाए, अगर फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराया जाए, अगर इसके अनुकूल वातावरण दिया जाए, तो इन सब से एक नया प्लांट, एक नया पौधा पैदा हो सकता है। वैसे ही पत्तियों से कायिक प्रवर्धन होता है। एग्जाम्पल में देख लो ब्रायोफाइलम, बिग्नोनिया। कृत्रिम रूप से देखो कलम है, पर्तन है, रोपण है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। अगला है इनमें से कौन एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इनमें से कौन एक प्रकार है अलैंगिक जनन का। तो फिजन हम लोगों ने देखा, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन हम लोगों ने देखा और रीजनरेशन देखा। तो इनमें से सभी है टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगला देखो इनमें से कौन है जो फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं होता है। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है। यहाँ आप पिक्चर में देखो एक अमीबा दो अमीबे में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब बाई मतलब दो होता है और फिजन मतलब टूटना। तो एक अमीबा टूट करके दो अमीबे में कन्वर्ट हो गया। यहाँ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या अमीबा मरता है तो आप क्या आंसर दोगे?
एक अमीबे 2 अमीबे में बदल गया। तो क्या अमीबा मर गया? हम बोलते हैं कि अमीबा नहीं मरता है। सिर्फ अमीबा ही नहीं, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में हम बोलते हैं कि वो अमर है। देखिए, दुनिया में जो भी जन्म लेता है वो सब एक न एक दिन मरता है, ये तय है, ये सुनिश्चित है। लेकिन यूनिसेलुलर के बारे में कहा जाता है कि ये मरते नहीं है, ये अमर होते हैं। कारण यही है, आप देख लो, एक अमीबा 2 अमीबे में कन्वर्ट हो गया, तो ये मरा कहाँ? फिर ये एक अमीबा 2 में कन्वर्ट होगा, फिर ये 2 में कन्वर्ट होगा, तो मरा कहाँ? अब ऐसा नहीं है कि आप इसको क्या करो, मार दो, कुचल करके इसको जानबूझ करके मार दो, तो ऐसा नहीं, फिर तो मर जाएगा। नेचुरल डेथ की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये आप ध्यान में रखो कि यूनिसेलुलर के बारे में कहा जाता है कि ये अमर होते हैं। और ये देखो है लिशमेनिया। लिशमेनिया जिसके कारण होता है काला जर। एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है, अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है वो किसी भी तल से हो जाता है, किसी भी प्लेन से हो जाता है, लेकिन लिशमेनिया के अंदर एक फिक्स्ड प्लेन से होता है और वो है लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। जो आप देख रहे हो ना, जिस तरीके से ये लिशमेनिया डिवाइड हो रहा है हमेशा ऐसे ही डिवाइड होगा, लेकिन अमीबा के अंदर ये किसी भी तरीके से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर आप देखो ऐसे दिखाया गया कि ऐसे डिवाइड हो गया, जरूरी नहीं है, किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, लेकिन लिशमेनिया के अंदर सिर्फ ऐसे ही होगा, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होगा। हिंदी में लॉन्गिट्यूडनल प्लेन को अधोमुखी तल बोलते हैं, आई थिंक, अधोमुखी तल। ध्यान में रखो, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी ध्यान में रखो। तो इसमें प्लेन फिक्स होता है, लेकिन इसमें अमीबा में प्लेन फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ आपने देखा बाइनरी फिजन के बारे में। प्लाज्मोडियम, ये देखो प्लाज्मोडियम है, एक प्लाज्मोडियम डिवाइड होकर के बहुत सारे प्लाज्मोडियम बना लेंगे। हम लोग आगे पिक्चर देखेंगे प्लाज्मोडियम का। तो यहाँ देखो प्लेनेरिया हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर, ये फिजन द्वारा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अगला सवाल है, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, बहुविखंडन के द्वारा, तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया परिजीवी है। ये देखो पिक्चर, एक प्लाज्मोडियम, ये एक प्लाज्मोडियम कितने सारे प्लाज्मोडियम बना लिया। यह है मल्टीपल फिजन, मलेरियल पैरासाइट, अच्छे से ध्यान में रखना। इस पिक्चर में आप देखो, यह है प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस, यह है साइटोप्लाज्म और यह है सेल मेम्ब्रेन। और पूरे प्लाज्मोडियम को प्रोटेक्ट करता है एक स्ट्रक्चर, संरचना, जिसे हम लोग सिस्ट बोलते हैं। पहले सिस्ट के अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनते हैं, तब जाकर के सिस्ट टूट जाता है और सारे प्लाज्मोडियम बाहर आ जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम के अंदर ध्यान में रखोगे आप मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। अगला है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन अमीबा में होता है? बाइनरी फिजन, सी। अगला है, कौन एक मलेरियल पैरासाइट है? प्लाज्मोडियम। और लिशमेनिया के कारण कालाजर होता है। निम्न में से कौन एक कालाजर का रोगाणु है? ये हो जाएगा लिशमेनिया। लिशमेनिया में बाइनरी फिजन होता है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के साथ, अधोमुखी तल के साथ। अब है, हाइड्रा और ईस्ट रिप्रोड्यूस होते हैं, प्रजनन करते हैं, इनमें से किस मेथड के द्वारा? हाइड्रा और ईस्ट में होता है बडिंग। ये आप देखो, एक हाइड्रा के अंदर पहले ये बर्ड्स निकलते हैं, फिर ये ग्रो करता है, एक नया हाइड्रा यहाँ से जन्म लेता है, और फिर ये हाइड्रा यहाँ से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा अपने पेरेंट बॉडी से, यानी कि जो पेरेंट हाइड्रा है उससे ये अलग हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा। और ऐसा ही ईस्ट के अंदर होता है, खमीर में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन खंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं फ्रेगमेंटेशन के जरिए? तो ये देखो, एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, ये एक शैवाल है, ये है स्पायरोगैरा। यहाँ देखो, ये 2 में डिवाइड हो गया। अब ये 2 में डिवाइड होने के बाद, ये पहले एक स्पायरोगैरा था, अब ये 2 में डिवाइड हो गया, तो ये एक अलग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा और ये एक अलग हो जाएगा, यानी अब 2 स्पायरोगैरा ये हो चुका है। अगर ये 3 टुकड़ों में डिवाइड होता तो 3 स्पायरोगैरा नया बनता। तो जिन जीवों में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, उनमें जितने भी टुकड़े हो जाए सब एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे बी। अगला है, आपको इनकरेक्ट मैच इसमें चूज करना है रिप्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड। स्पायरोगैरा में फ्रेगमेंटेशन सही है, रीजनरेशन प्लेनेरिया और हाइड्रा में सही है, ध्यान में रखना है आपको, प्लेनेरिया और हाइड्रा इन दोनों में रीजनरेशन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अगला है, बडिंग द्वारा ईस्ट और हाइड्रा। चूहे में देखो फिजन दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक हाइड्रा है जो बडिंग के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है और रीजनरेशन के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है। आगे देखो, इनमें से कौन है जो प्रजनन कर सकता है मूकलन और पुनर्जनन द्वारा? ये आपके ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है।
यहाँ हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा का आपने थोड़ी देर पहले देखा था बडिंग के द्वारा। अब यहाँ देखो रीजनरेशन। देखो रीजनरेशन में होता ये है, कोई ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो वो बॉडी पार्ट फिर से आ जाएगा, वो होता है रीजनरेशन। जैसे आपने छिपकली के केस में देखा होगा, छिपकली की पूंछ कट जाती है, वापस से पूंछ आ जाती है, तो वो हो गया रीजनरेशन। तो इसी तरह से यहाँ देखो हाइड्रा में क्या हुआ, 2 पार्ट में कटा ये, तो इस वाले में जो पार्ट नहीं था वो आ गया, और इस वाले में जो पार्ट नहीं था यहाँ पे वो आ गया, तो ये होता है रीजनरेशन। अगला है बीजाणु समासंग द्वारा प्रजनन करता है, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये हो जाएगा राइजोपस। राइजोपस और पेनिसिलियम ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। पेनिसिलियम, पैरामीसियम नहीं, पैरामीसियम में होता है बाइनरी फिजन, पेनिसिलियम। ये देखो एक पिक्चर दिखाया गया है राइजोपस का। इस पिक्चर में ये देखो जो आपको बल्ब दिख रहा है इस प्रकार से, इसे बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, यानी कि सेल्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जब ये स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है तब ये ब्रस्ट कर जाता है, यानी फट जाता है। उसके बाद ये सारे ही स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं। हवा में फैलने के बाद ये जमीन के जिस हिस्से पे गिरते हैं वहाँ पर अगर इसे एक अनुकूल वातावरण मिला तो वहाँ पर नए नए राइजोपस जन्म ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा राइजोपस, जिसे हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। इनमें से किसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, तो ये हो जाएगा राइजोपस। जो स्पोर्स हवा में फैला था वही स्पोर्स ब्रेड पर जाकर के गिर जाता है। वो ब्रेड अगर किसी ऐसे स्थान पर रखा हुआ है जहाँ नमी है तो उस ब्रेड के टुकड़े पर बहुत सारे राइजोपस जन्म ले लेते हैं। अगला सवाल है पौधे के भाग जैसे जड़, तना और पत्तियों से नए पौधों का जन्म किस प्रकार का जनन है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट के पार्ट से ही नए प्लांट उगते हैं। अगला सवाल ये है, पहले आप इस दोनों स्टेटमेंट को पढ़ोगे, उसके बाद ये बताओगे कि इनमें से कौन सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कोई पौधा जो कायिक प्रवर्धन से उगा है उनमें फूल और फल जल्दी लगते हैं उन पौधों की तुलना में जो बीज से उगा है। तो कायिक प्रवर्धन ये एसेक्सुअल होता है और जो बीज से उगते हैं वो होता है सेक्सुअल। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधे जन्म लेते हैं उनमें फूल और फल जल्दी लगते हैं, ये सही है। उसके बाद प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, जन्म लेते हैं, उगते हैं, वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एसेक्सुअल मेथड से जो भी जन्म लेते हैं वो सारे क्लोन्स होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो ए भी सही है, बी भी सही है, तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 2 मेथड्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल, मैं आपको बता चुका हूँ। रूट से ये सारे एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं, लीफ से ये सारे एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ देखो स्टेम के अंदर मैंने आपको बताया था पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, बनाना। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्यूबर, बल्ब और राइजोम, ये सारे के सारे अंडरग्राउंड स्टेम्स है, यानी ये स्टेम्स के ही टाइप है। ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया, राइजोम हो गया, ये सारे के सारे स्टेम्स है और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अच्छे से ध्यान में रखना, अच्छे से ये रट लो आप, यहाँ से खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो, बल्ब भी स्टेम है, ओनियन और गार्लिक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, राइजोम भी स्टेम है, जिंजर, टर्मरिक, बनाना ये राइजोम का एग्जाम्पल है। वही चीज मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। कंद का उदाहरण हो जाएगा आलू, शलकंद का हो जाएगा प्याज और लहसुन, प्रकंद का हो जाएगा अदरक, हल्दी, केला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने पिक्चर के साथ भी डाल दिया हुआ है ताकि आपके माइंड में एक इमेज भी बन जाए। बल्ब का देख लो, अगर स्टेम बल्ब है तो उसका एग्जाम्पल लहसुन हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। उसके बाद कंद का देख लो, ट्यूबर का एग्जाम्पल आलू है, यहाँ पर मीठा आलू जड़ होता है, ठीक है। आलू सिंपली रहे तो हो जाएगा स्टेम, स्टेम में भी कौन सा, ट्यूबर, और मीठा आलू जड़ होता है। अगर राइजोम है तो उसका एग्जाम्पल केला हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। अगला सवाल ये देखो, ये भी आपके ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। डैश की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और नए पौधे में विकसित हो जाती है, इनमें से किसके कोर पर, तो ये होता है ब्रायोफाइलम और बिग्नोनिया, ये दोनों आप ध्यान में रखो। यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो ब्रायोफाइलम पौधे की ये पत्ती है, एक पत्ती है, और इसमें आपको देखो कई सारे छोटे छोटे प्लांट्स नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये सारे बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स इस पत्ती से अलग होकर के जमीन पे गिर जाते हैं और जहां जहां गिरेंगे वहां नया पौधा उग जाएगा। अगला है, इनमें से कौन एक स्टेम नहीं है, तना नहीं है। राइजोम, बल्ब, ऑफसेट भी ये तना है, तो इनमें से कोई नहीं है जो तना नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक स्टेम है, स्टेम में भी कौन सा, बल्ब होना चाहिए।
तो ये है लहसुन और प्याज, जिसमें कि आपको विकल्प में सिर्फ प्याज दे रखा है, तो बी हमारा राइट आंसर। अदरक किसका उदाहरण है? अदरक हो गया, हल्दी हो गया, केला हो गया, ये सारे उदाहरण है राइजोम के, यानी कि स्टेम के। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक उदाहरण नहीं है राइजोम का? तो जिंजर, टर्मरिक, बनाना, ये सारे के सारे उदाहरण है राइजोम का। गार्लिक और ओनियन ये बल्ब हो जाएगा। अगला सवाल है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स और उसके एग्जाम्पल्स से रिलेटेड इनकरेक्ट मैच चूज करना है। तो ये ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, इन सबको ही वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। तो ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो सही है। राइजोम में देखो यहाँ पोटैटो लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, तो बी हमारा राइट आंसर है, ये गलत मैच्ड है। बल्ब में गार्लिक और रूट में स्वीट पोटैटो, तो ये भी सही है। अगला है, स्वीट पोटैटो किसका उदाहरण है? ये हो जाएगा रूट का। अगला देखो, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जलकुंभी के पौधे को। ठीक है, आपने देखा होगा आपके आसपास कोई अगर जलाशय है, कोई वाटर बॉडी है, तो आप जाकर के वहाँ देखना, आपको ये प्लांट जरूर दिख जाएगा। आपने ऐसे जलाशय भी देखे होंगे जिनके सरफेस पे आपको सिर्फ यही प्लांट दिखेगा, क्योंकि ये इतने तेजी के साथ फैलते हैं कि पूरे वाटर बॉडी के सरफेस पे बिछ जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे जलाशय है भी या नहीं है। अब है कि इसे हम आतंक क्यों कहते हैं? आतंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलते हैं, घनी आबादी में होते हैं, और पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन घुला हुआ होता है सारे ये यूज कर लेते हैं, जिसके कारण जो मछलियाँ होती है उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और मछलियाँ मर जाती है। तो मछलियों के लिए ये एक आतंकवादी है। ये हो जाएगा टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल इसलिए क्योंकि ये देखो, इसके जो फूल होते हैं ये बहुत ही सुंदर होते हैं, तो बंगाल के जलाशय में इसे लाया गया था इसके सुंदर फूलों के कारण, लेकिन बाद में पता चला कि ये पौधे तो पूरे वाटर बॉडी पे ही कब्जा कर लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है? आपने देखा था कायिक प्रवर्धन के दो प्रकार, प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से। तो ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग मैंने आपको दिखाया था, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कटिंग में क्या होता है, ये आप देख रहे हो, एक पौधा था जिसके स्टेम को काट दिया और एक अलग से गमले में लगा दिया, तो यहाँ पर अब एक नया पौधा जन्म होगा, ये हो जाएगा कटिंग। स्टेम को काटा गया है, रूट को भी काट करके ऐसा किया जा सकता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ये याद रख सकते हो, इन सब में कटिंग किया जा सकता है। अगला है लेयरिंग। लेयरिंग में देखो, एक स्टेम के कुछ भाग को मिट्टी के अंदर दबा दिया, अब यहाँ पर रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ से ये अलग हो जाते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल देखो, एप्पल हो गया, पियर हो गया, जैस्मीन, ये सब ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स लेते हैं, एक ये वाला टुकड़ा देखो अलग प्लांट का है और ये वाला टुकड़ा अलग प्लांट का है, इसे बोलते हैं स्टॉक और इसे बोलते हैं सायोन, और फिर इस दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, यहाँ पर देखो बांध दिया गया, इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ये मैंगो और प्लम के प्लांट के साथ ऐसा किया जा सकता है। तो ये कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग था, जो कि आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के मेथड्स हैं। अगला सवाल है, देखो उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें पौधे के उत्तक या कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से अलग कर नए पौधे उगाए जाते हैं, इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में करते ये हैं कि एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट के टिश्यू को निकाल करके हम लैब में ले जाते हैं, लैब में ले जा करके उसे ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, जो भी सेल के डिवीजन के लिए, टिश्यू में जो भी सेल है वो डिवाइड करेगा, तो उसके डिवीजन के लिए वहाँ पे प्लांट के ग्रोथ के लिए जो सब भी चाहिए, सबस्टांस, केमिकल्स, हार्मोन्स, वो सब प्रोवाइड करवाते हैं उस ट्यूब के अंदर और प्लांट को ग्रो करवाते हैं। कटिंग में हम लोग क्या करते थे, स्टेम को काट कर ले जाते थे, रूट को काट करके ले जाते थे। ग्राफ्टिंग में हम लोग दो अलग अलग टुकड़े को कंबाइन करते थे। टिश्यू कल्चर में हम लोग प्लांट के टिश्यू का यूज करते हैं, हम टिश्यू से प्लांट को ग्रो करवाते हैं। और टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तक या फिर कोशिका, टिश्यू और सेल्स। और ये सेल्स हम लेते कहाँ से, टिश्यू लेते कहाँ से, हम लोग टिप से लेते हैं, चाहे स्टेम का टिप हो चाहे रूट का टिप हो, क्योंकि टिप्स के पास जो सेल्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं और वो तेजी से डिवाइड करते हैं, इसीलिए हम लोग टिप से लेते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, उत्तक संवर्धन। तो जो सजावटी पौधे होते हैं उनके लिए खासकर टिश्यू कल्चर का यूज किया जाता है, सजावटी पौधों के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। अगला है टिश्यू कल्चर में कैलस क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट के टिप से टिश्यू को लेकर के आते हैं, लैब में ले जा करके उसे एक आर्टिफिशियल मीडियम में डाल देते हैं, जैसे एक ट्यूब है या फिर जार बोल दो, इसमें कुछ सबस्टांस होता है जिसमें हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, इसमें उस टिश्यू को डाल दिया जाता है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, तो पहले से इसमें कुछ
सेल्स को हमने डाला। अब ये सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अपने आप को, डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बना लेंगे। तो इस ग्रुप ऑफ सेल्स को ही कैलस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएगा। तो ये सारे सेल्स डिवाइड करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन होता है, विभेदीकरण होता है, फिर नए प्लांट्स ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं। फिर इन प्लांट्स को यहाँ से निकाल करके, पौधों को निकाल करके मिट्टी में जा करके गाड़ देंगे, फिर वहाँ पर एक नया पौधा ग्रो करेगा। तो टिश्यू कल्चर से ये एक फ़ायदा हो जाता है कि एक पौधे से बहुत सारे पौधे उगाए जा सकते हैं। उसके बाद जो टिश्यू कल्चर से पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें कोई बीमारी भी नहीं होती है, ये भी एक फ़ायदा है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।